और आज तक मोदी जी ने भी कभी नहीं बताया कि हमने कश्मीर में 370 अनुच्छेद क्यों हटाया, उसको हटाकर हमने क्या पाया, वो क्या करेंगे। तो 24 तारीख को मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होना है। सिर्फ जो है एक लफाजी जो होती है वो होगी कि कश्मीर में आखिरकार 2 साल में भारत सरकार ने क्या पाया क्या खोया। और कश्मीर की समस्या ये है कि कश्मीरियत को हम खत्म करना चाहते हैं। कश्मीर का आदमी कश्मीरियत को बचाना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। आज हम बात करेंगे कश्मीर को लेकर। कश्मीर में लगातार मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक क्यों कश्मीर के नेताओं के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही सवाल यह है कि 2 साल में जब से धारा 370 हटी, भारतीय जनता पार्टी को क्या हासिल हुआ या केंद्र सरकार को क्या हासिल हुआ। कई सारे सवाल हैं। इसमें कई सारे बड़े नेताओं ने बॉयकॉट भी किया है इस मीटिंग का। जैसे महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। उसके पीछे की भी वजह जानेंगे रविंद्र कुमार जी से। सर बताइए, कश्मीर का अचानक करार कैसे हलापने लगे दोबारा से? आप देखिए कि 2019 में जी, जब कश्मीर में अनुच्छेद 370 को सरकार ने रद्द कर दिया था जी, और वहाँ पर जो निर्वाचित सरकार थी महबूबा मुफ्ती की, उसको भंग कर दिया था। उस समय का जो माहौल था वो ये था कि वहाँ पर अमरनाथ यात्रा चल रही थी और अचानक अखबारों में और दूसरे मीडिया में खबरें आने लगी कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। तो सबसे पहले रामदेव ने आज तक चैनल पे कहा कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है और तुरंत खबर आई कि टेररिस्टों का कोई हमला जो है, आतंकवादियों का हमला अमरनाथ यात्रा पे होने वाला है। और अचानक सुरक्षा बलों की जो है बटालियन वहाँ पर पहुँच गई और तब लोगों को पता चला कि 5 अगस्त को भारत सरकार ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा दिया है, कश्मीर राज्य को भंग कर दिया और कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक लद्दाख स्वायत्त क्षेत्र और एक जो है जम्मू कश्मीर की टेरिटरी। और वहाँ पर जो है एक तरह से प्रेसिडेंट रूल लग गया। तो लोकतंत्र का खात्मा जो है 5 अगस्त 2019 को मोदी की सरकार आने के बाद हुआ। उसके बाद हम देखें तो अमरनाथ यात्रा का इससे प्रसंग है, क्योंकि अभी भी जो अमरनाथ यात्रा शुरू हो या ना हो, इसको लेकर मीटिंगें हो रही थी। अच्छा। और मीटिंग ये हो रही थी कि अमरनाथ यात्रा की परमिशन दी जाए या नहीं दी जाए, क्योंकि 2019 की अमरनाथ यात्रा पूरी नहीं हुई, 2020 की नहीं हुई कोरोना के चक्कर में, और 2021 को भी रोकने के लिए ये मीटिंग हो रही थी। उसी मीटिंग में अचानक आया कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री जो है सभी स्टेक होल्डर्स को, यानी आप कहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को, महबूबा मुफ्ती की पार्टी को, कांग्रेस को और दूसरी छोटी छोटी पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियों को मिलाकर एक मीटिंग जो है 24 तारीख को करना चाहते हैं। आज तक उसका एजेंडा कोई नहीं आया है कि क्या होगा। तो ऐसी हालत में एक सवाल आता है कि कश्मीर में आखिरकार 2 साल में भारत सरकार ने क्या पाया क्या खोया। तो जब मैं कश्मीर की बात देखता हूँ तो मुझे एक किस्सा याद आता है कि 2 बुड्ढे बैठे थे, अचानक हंसे जा रहे थे। तो एक आदमी गुजरा, भाई बोला क्यों हंस रहे हो? कहता है जी ये राम स्वरूप कह रहा है कि देश की सारी समस्याओं को हल करना है तो सारी की सारी जनता को जो है जेल भेज दो, और जब ये सारे जेल चले आएंगे तो इनके साथ ये गधा जो खड़ा है इसको भी जेल भेज दो, तो देश की सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो वो दूसरे आदमी ने जो खड़ा हुआ था राहगीर, उसने पूछा भाई जनता के साथ साथ गधे को क्यों जेल भेज दो, ये कौन सी बात हुई? तो वो पहले वाला बोला मैं राम स्वरूप को यही समझा रहा हूँ कि इस देश में जनता की कोई चिंता नहीं करता, सारी जनता को जेल भेज दो, लेकिन गधे की चिंता सबको रहती है। तो यही भारत सरकार का हाल है कि 90 लाख कश्मीरियों को जेल में रख रखा है 2 साल से, उस पर कोई चिंता नहीं है, कोई आदमी नहीं कहता कि गलत है। उनके सारे नागरिक अधिकार हमने खत्म कर दिए। वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ पर टेलीफोन की सुविधा नहीं है, वहाँ पर जो है मोबाइल की सुविधा नहीं है, वहाँ पर जो है टीवी नहीं होता, वहाँ की प्रेस को पूरी तरह से गैग कर दिया है और एक तरह से पूरा आतंक का राज वहाँ पर है। और 2 साल से कश्मीर जो है एक तरह से जेल बना हुआ है। और जो हम लॉकडाउन में देखते हैं कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन हुआ, 3 हफ्ते का लॉकडाउन हुआ, कश्मीर में तो 2 साल का लॉकडाउन चल रहा है और उसकी चिंता किसी को नहीं है। तो ये सवाल जो है हिंदुस्तान की जमहूरियत और हिंदुस्तान का जो संविधान है उसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मोदी सरकार जो है, वो लोग कहते हैं कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा।
तो जब पूरा देश जो है 140 करोड़ का लोग ये सोचते हैं कि एक आदमी ने जो सोचा है वो ठीक किया होगा, तो होगा ऐसी चीज़ है कि जिस पे आप यकीन नहीं कर सकते कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और आज तक मोदी जी ने भी कभी नहीं बताया कि हमने कश्मीर में 370 अनुच्छेद क्यों हटाया, उसको हटाकर हमने क्या पाया। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा यकीन था कि जब वो 370 हटा देंगे तो उसके बाद वहाँ के लोग जो है, पाकिस्तान परस्त लोग जो है, जो मुस्लिम लोग हैं, वो जो है कश्मीर को छोड़कर, कश्मीर की अपनी आज़ादी को छोड़कर जो है देशभक्त हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जो पंचायत और जिला कमेटियों के जो इलेक्शन हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी और वो जो है जम्मू में भी हार गए। और जम्मू में हारने के बाद जो है आप देखते हैं कि वहाँ पर जो है आज भी वही स्थिति है जो टेररिज्म के पहले 1986, 87, 88, 89 में थी। तो इसका मतलब ये है कि जब बंगाल के चुनाव खत्म हुए तो उसके बाद हमने 2 लाख जो है फौजियों को फिर से जो है कश्मीर भेज दिया और उससे कश्मीर में जो आदमरफ्त हुई सेना की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, उससे लगा कि कश्मीर में कुछ फिर बड़ा होने वाला है। अब बड़ा क्या हो सकता है? तो अब ये है, सुरसुराहट चल रही है कि कश्मीर में शायद जो है अनुच्छेद 370 को दोबारा बहाल कर दिया जाए। अच्छा। या कश्मीर को फिर राज्य बना दिया जाए, यहाँ पूर्ण राज्य बना दिया जाए। और वहाँ पर जो चुनाव आयोग है उसको भी कहा गया है कि तुम यहाँ की जो विधानसभा की सीटें हैं उनका परिसीमन कंप्लीट कर लो। अच्छा। तो परिसीमन कंप्लीट कर लो, तो परिसीमन का कंप्लीट करने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि पहले आप परिसीमन के बारे में अपना प्रपोजल देंगे, लोगों से उसके ऑब्जेक्शन लेंगे, फिर लोग उसे ऑब्जेक्शन देंगे तो उसे ठीक करा जाएगा। तो एक तरह से ये प्रक्रिया भी ठीक या शुरू नहीं हुई है। अब सवाल ये आता है कि कश्मीर का हिंदुस्तान में विवाद क्या है। हिंदुस्तान में जो पीढ़ी पैदा हुई है, आज के समय के जो नौजवान लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो हिंदुस्तान 1947 में जब आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया कि 625 रियासतें थीं, उनको कहा कि हम इन सबको आज़ादी दे रहे हैं, वो जहाँ जाना चाहें जाए। पूरे देश में एक ब्रिटिश इंडिया था जो कि ब्रिटिश कॉलोनी के तहत था, जो भारत को और पाकिस्तान में तकसीम हो गया, बंटवारा हो गया उसका। उसके बाद जो ये 625 रियासतें थी तो उनमें हर रियासत के पास अधिकार था कि वो पाकिस्तान में शामिल हो या हिंदुस्तान में शामिल हो या वो अपने को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे। अच्छा। तो सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ने लगकर जो है, क्योंकि पूरे देश में एक तरह से आज़ादी का उफान था, आज़ादी का आंदोलन था, तो वहाँ पर जो है राजशाही तो थी लेकिन राजाओं की हिम्मत नहीं थी कि जनता की भावनाओं के खिलाफ जाए। और इसलिए तकरीबन सभी लोगों ने एक तय किया कि वो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की रियासतें हिंदुस्तान में और पाकिस्तान का जो ब्रिटिश वाला इलाका था उसमें पाकिस्तान की रियासतें जो शामिल हो गई। सिर्फ 3 बड़ी रियासतें थी हिंदुस्तान में, जो कि एक हैदराबाद थी, जूनागढ़ थी और जम्मू कश्मीर थी। तो हैदराबाद के निज़ाम ने कहा कि हम जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे और वो विचार करते, उससे पहले जो है हिंदुस्तान में सेना ने वहाँ पर जो है हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ और जब सरदार पटेल वहाँ गए तो हैदराबाद के नवाब को हिंदुस्तान में शामिल होना पड़ा। यही जूनागढ़ में हुआ। और लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति देखेंगे तो इस मामले में एक विपरीत स्थिति ये थी कि हैदराबाद की जनता जो है, अधिकांश जनता जो है वो हिंदू थी और वहाँ का नवाब जो था मुसलमान था। जूनागढ़ की अधिकांश जनता जो है वो हिंदू थी, जो नवाब था वो मुसलमान था। लेकिन कश्मीर में उल्टी स्थिति थी, कश्मीर की आवाम जो है वो मुसलमान थी और वहाँ का राजा जो था हरि सिंह वो हिंदू था। तो इसलिए जो है ये माना जा रहा था कि स्वाभाविक तौर पर मुसलमान जनता जो है पाकिस्तान के साथ जाएगी। लेकिन जो है महाराजा हरि सिंह ने इस फैसले को टालने की कोशिश इसलिए की क्योंकि वो ये चाहते थे कि कश्मीर का स्वायत्त शासन का एक दर्जा रखा जाए। और वो कहते थे कि जैसे हिंदुस्तान के बारे में इंग्लैंड के लोग कहते थे कि ये स्विट्जरलैंड है हिंदुस्तान का, तो नवाब के या राजा के दिमाग में, राजा हरि सिंह के दिमाग में ये बात थी कि हम कश्मीर को स्विट्जरलैंड की तरह एक जो है ऐसा देश रखेंगे जो एक स्वायत्त देश होगा, जो बफर स्टेट होगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत सबके बीच में। तो वो एक ऐसा स्टेट बनाना चाहते थे। लेकिन उस समय के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे वो थे शेख अब्दुल्ला। और शेख अब्दुल्ला जो है वो सारे मुसलमानों के प्रतिनिधि थे। वो उस समय नेहरू और कांग्रेस के साथ थे और वो चाहते थे कि कश्मीर की आवाम जो है हिंदुस्तान के साथ शरीक हो। और इसीलिए वहाँ पर जो है एक आंदोलन चला कि कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल किया जाए। तभी जो है पाकिस्तान ने वहाँ पर रजाकार भेज दिए। रजाकार वो लोग थे जो उन्मादी लोग थे और जो मुसलमान पख्तून के लोग थे और उन्होंने कोशिश की कि कश्मीर के एक हिस्से में कब्जा कर लें।
जब कब्जे की बात आई तो महाराजा हरि सिंह को मजबूर होकर हिंदुस्तान में आना पड़ा और हम देखते हैं कि नवंबर में जो है हिंदुस्तान के में कश्मीर के एक्सेशन का जो चिट्ठी है उसको उन्होंने साइन किया और तब जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा हिंदुस्तान का हिस्सा बना। लेकिन शेख अब्दुल्ला ये चाहते थे कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें वहाँ का स्पेशल दर्जा स्टेटस रहे और वो हिंदुस्तान में शामिल हो, तो तब उन्होंने जो है अनुच्छेद 370 की व्यवस्था जो है हिंदुस्तान के संविधान में की गई। तो अनुच्छेद 370 जो है एक पुल है जो भारत और कश्मीर को संवैधानिक तौर पर जोड़ता है। जी। और उसमें व्यवस्था की गई थी कि हिंदुस्तान की जो केंद्र सरकार है उसका जो है अधिकार क्षेत्र जो है सेना पे रहेगा, यानी सुरक्षा पे रहेगा, करेंसी पे रहेगा, वित्तीय मामलों पर रहेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था रहेगी। लेकिन बाकी मामलों को हिंदुस्तान के जो कानून है वो जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है अगर वो उन्हें 35A के अंतर्गत पास करती है तभी वो वहाँ पर लागू होंगे और ये हम लगातार पढ़ते रहे। अब हिंदुस्तान में जो आज़ादी के बाद लोग पैदा हुए हैं उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर हमारा एक स्वाभाविक हिस्सा है और हम इसे एक राष्ट्रीयता का प्रतीक मानते हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई जम्मू कश्मीर के लोगों को प्लेबिसाइट का राइट है या वहाँ पर जो अभी बहुत सारी डेवलपमेंट होनी है तो लोग एकदम समझते हैं कि ऐसी बात कहने वाले आदमी को वो कहेंगे देशद्रोही है। तो देशद्रोह ये नहीं है, यानी जनता के बिना अगर किसी स्टेट की या किसी राज्य की या किसी भूमि की हम बात करें, यानी आदिवासियों के बिना हम जो है हम कहें कि झारखंड का अस्तित्व हो सकता है, लोगों के बिना अस्तित्व हो सकता है, वो नहीं हो सकता। एक स्थान की कल्चर, उसका वातावरण, उसके निवासी, वो सब मिलकर जो है उसको बनाते हैं। अब मोदी सरकार ये है कि मोदी सरकार किसी विमर्श में विश्वास नहीं रखती, ना वो पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी से बात करती है, ना वो जनता से बात करती है, ना मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप देखिए कि जब से मोदी सरकार आई है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग पहले होती थी, वो आज तक नहीं हुई। एक आपको याद होगा SR बोम्मई के समय में जब कर्नाटक की सरकार को गिराया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी और एक सरकारिया कमीशन बना था, RS सरकारिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के उस समय के निवृत्तमान न्यायाधीश थे। तो सरकारिया कमीशन ने कहा था कि इंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए काउंसिल होनी चाहिए और भारत के संविधान में अनुच्छेद 263 में व्यवस्था है और उसके बाद जो है 1989 में एक इंटर स्टेट कमीशन काउंसिल की स्थापना हुई। उसका एक सेक्रेटरीट दिल्ली में है, उसकी मीटिंग होती है, लेकिन मोदी जी ने आज तक जो है उस इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग आज तक नहीं बुलाई है। 2017 में लास्ट मीटिंग बुलाई गई थी 25 नवंबर 2017 को, उसके बाद नहीं बुलाई। तो इसका मतलब है कि राज्य और यूनियन के बीच में जब हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान का पहला अनुच्छेद है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, कि भारत, इंडिया जो कौन है वो भारत है और भारत क्या है, वो जो है राज्यों का एक समूह है, संघ है। और इसीलिए जो है राज्यों के बराबर ताकत है हमारी संविधान में। हर जगह व्यवस्था है कि जैसे हम स्टेट लिस्ट पढ़ते हैं, सेंट्रल लिस्ट पढ़ते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ते हैं, तो उसमें यूनियन लिस्ट है कि ये केंद्र सरकार के अधीन विभाग रहेंगे, ये कार्य क्षेत्र जो है राज्य सरकार के अधीन रहेंगे, ये समवर्ती सूची है इसमें दोनों के ऊपर रहेंगे, लेकिन इसमें केंद्र को ज़्यादा वेटेज मिलेगा, ज़्यादा स्थान मिलेगा। लेकिन जो है केंद्र सरकार जो है बार बार एक नारा देती है कि वन नेशन, कहीं कहेंगे वन टैक्स, फिर कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन रूल, वन पेंशन, जो भी है हर चीज में ये यूनिसन बना के रखना चाहते हैं कि एक मुश्त हो जाए। तो हमें समझना पड़ेगा, जैसे USSR था वो एक संघ था बहुत सारे केंद्र के वहाँ के देशों का, इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वहाँ पर 50-52 जो है राज्य जो है उसमें शामिल है। इसी तरह EU, यूरोपियन यूनियन जिसे हम कहते हैं, वो भी जो है वहाँ के देशों का समूह है। तो एकता होना और एक विचार विमर्श होना, जैसे UNO है, UNO भी क्या है, UNO भी एक संघ है, बिल्कुल, उसमें दुनिया के 193 देश शामिल हैं। तो अगर हम कहें कि हम जो है हर सबको एकमुश्त करना चाहते हैं, एकीकृत करना चाहते हैं, मिलिटराइजेशन करना चाहते हैं, डिक्टेटोरियल शासन करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में हो सकता है। लेकिन जैसे आप बाग में जाएंगे तो सब तरह के फूल मिलेंगे, जैसे आप इंद्रधनुष देखेंगे तो कई तरह के रंग मिलेंगे, सड़क पे गुजरेंगे तो हर तरह का आदमी दिखेगा, कोरा काला, छोटा बड़ा, नाटा लंबा मोटा, हर तरह के आदमी मिलेंगे। जंगल में जाएंगे तो हर तरह के जानवर मिलेंगे आपको, शेर भी मिलेगा, भालू भी मिलेगा, चीता भी मिलेगा, गाय भी मिलेगी, भैंस भी मिलेगा, हिरण भी मिलेगा। तो एकता को जो है अगर आप इस रूप से परिभाषित करेंगे सब लोग एक से हो जाएं, एक ही डाई से बने, तो ये तो जब होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी तो पता चलेगा डाई ने जो है बहुत सारे लोग एक से बना दिए, कृत्रिम मानव बना दिए। लेकिन अगर जो मानव है
वो सोचता है, समझता है, उसकी कल्चर है, उसकी हेरिटेज है, उसकी माँ, उसका बचपन का किस तरह का लालन पालन हुआ, ये उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। और कश्मीर की समस्या ये है कि कश्मीरियत को हम खत्म करना चाहते हैं। कश्मीर का आदमी कश्मीरियत को बचाना चाहता है। जैसे आप देखेंगे यूरोप में वहाँ के आदमी जो है अपनी पुरानी संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में आप जाएंगे तो हर प्रांत में उसकी एक कल्चर अलग है। पंजाब की कल्चर अलग है, तमिलनाडु की कल्चर अलग है, केरल की अलग है, यूपी की अलग है, बिहार की अलग है, नॉर्थ ईस्ट की अलग है। तो हम सब जो है अगर ये सोचेंगे सबको एक ही ढांचे में डाल दें और एक ही तरह का शासन हम कर दें तो ये नहीं हो सकता। मोदी सरकार जो है वो ये सोचती है कि हम कश्मीरियत को खत्म कर दें और इस कश्मीरियत की लड़ाई को लेकर जो वहाँ पर गुपकार संगठन बना है, गुपकार का मतलब यह है कि लोग समझते हैं ये कोई गुप्तचर संगठन है, गुपकार से लोगों को कोई अलग सी बात ही है। तो गुपकार बेसिकली जो है एक सड़क का नाम है, उस सड़क का नाम गुपकार है और वहाँ पर शेख अब्दुल्ला की कोठी थी। तो उस कोठी में बैठकर जो मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग से वहाँ के सभी राजनीतिक दलों की, तो इसलिए उसको गुपकार मीटिंग बोलते हैं, गुपकार डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो और उसी को जो है गुपकार संगठन कहा जाता है। तो इसे गुपकार संगठन के बारे में आपको जानकारी जनता तक नहीं पहुंचानी, उसकी वजह से जो है भ्रम फैलता है। और इसीलिए आज के समय में मोदी सरकार के बारे में अगर ये आ रहा है कि वो क्या करेंगे, तो 24 तारीख को मैं कह सकता हूँ कि कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होना है। सिर्फ जो है एक लफाजी जो होती है वो होगी और एक मीटिंग होगी और उसके बाद कहा जाएगा कि हम जनता को उसका अधिकार देना चाहते हैं, हम लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, हम देश का विकास करना चाहते हैं, कश्मीर एक रहेगा, कश्मीर हिंदुस्तान का अविभाज्य हिस्सा है। लेकिन इसके अलावा वहां पर प्रैक्टिकली मैं कह सकता हूं कि वहां पर कुछ नहीं होने वाला, जिसे कहते हैं ढाक के 3 पात वही होंगे। या एक पुरानी कहावत है कि पंचों की राय शर्माते हुए पतनाला यहीं गिरेगा, बस यही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आने वाली 24 तारीख के बारे में आपने पहले एक तरह से भविष्यवाणी घोषित कर दी और इतिहास के साथ कर दिया है कि कब कब क्या क्या हुआ। आप लोगों क्या कहना नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, रविंद्र कुमार जी से किसी और एपिसोड में आपको मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।